सो हेलो एंड वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। ये जो मैं वीडियो लाने जा रहा हूँ ये JKSSP फीमेल सुपरवाइज़र का जो साइंस का सिलेबस है उसकी थर्ड वीडियो है। इससे पहले अभी तक मैंने साइंस के सिलेबस पे 2 वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं। सो आई सजेस्ट यू टू गो एंड वॉच both the videos. In first video, I have discussed about the nutrition and its types. So in that particular section, I have explained different mode of nutrition like autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. So second class was based on the vaccination, how vaccine works and what are the different type of vaccines, along with the history of the vaccine, history of the development of vaccines, and what are the different schemes and what are the different initiatives that has been taken by the central government in order to increase or for the universalization of the vaccination throughout the country. So I have discussed all those initiatives like Indradhanush scheme, which was launched in 2014 by the government. So here in this class, this is third class of the series. So here I am going to discuss with you about the immunity, because you might have seen your syllabus. The last topic of your syllabus is vaccines and immunization. So this is the second part of that particular lecture. Here in this lecture, I am going to explain with you what is immunity and what are the different types of immunities which are present inside the body. तो चलिए शुरू करते हैं इम्यूनिटी से कि इम्यूनिटी क्या है। देखिए, इम्यूनिटी को आप ऐसे समझिए कि ये एक किस्म का शील्ड होता है। जिस तरह एक योद्धा जो है, योद्धा अपनी बॉडी के ऊपर, उर्दू में अगर आपको पता हो, ज़िरा करके एक चीज़ आती है, यूजुअली अ मेटालिक शील्ड, उसको पहनता है ताकि वो तलवार का जो वार होता है या तीर का जो वार होता है उससे अपने आप को बचा सके। सो सेम इज़ हियर इन केस ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है? ये एक्चुअली एबिलिटी होती है बॉडी की। इम्यूनिटी इज एक्चुअली द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। कि बॉडी क्या करती है कि बॉडी के पास क्षमता रहती है जिसे हम कहते हैं बीमारियों से लड़ने की क्षमता, बीमारियों से लड़ने की ताकत। तो दिस इज एक्चुअली द एबिलिटी which make us to defend ourselves against different disease causing microbes. देखिए, एक दिन के अंदर हज़ारों करोड़ों पैथोजेंस के कांटेक्ट में हमारी बॉडी आती है, क्योंकि हम जब चलते हैं, हम जब बैठते हैं, हम जब कहीं भी जाते हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत किस्म के पैथोजेंस पाए जाते हैं। चाहे हम बैक्टीरियाज की बात करें, चाहे हम फंजाई की बात करें, चाहे हम वायरसेस की बात करें, पैथोजेंस होते हैं एक्चुअली डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। सो बिलियंस ऑफ माइक्रोब्स हमारे एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, बिकॉज माइक्रोब्स पैथोजेंस आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। सो इट मीन्स दैट यू कैन फाइंड पैथोजेंस एनीवेयर एवरीवेयर अराउंड योर सेल्फ। लेकिन कुछ ही इनमें से ऐसे होते हैं ना जो डिजीज काजिंग होते हैं, जो बीमारियां जो हैं वो पैदा करते हैं। ठीक, तो अब क्या होता है कि ये जो इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी के अंदर, ये जो क्षमता होती है, ये क्या काम करती है? ये हमें इन पैथोजन से बचाती है। ठीक है, इसी डिफेंस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। आई होप इम्यूनिटी का जो सादा
सिंपल एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपके सामने रखी वो आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट, डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज़ कि इम्यूनिटीज़ की कितनी टाइप्स होती हैं। देखिए अगर हम इम्यूनिटी की बात करें, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात करें, तो देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। दो मेजर किस्म की जो इम्यूनिटी होती है, जिसमें पहली इम्यूनिटी जो है वो है हमारी, दैट इज इनएट इम्यूनिटी, और इसको हम नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं, या इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहा जाता है। एंड द सेकेंड वन इज आवर acquired immunity. First one is your innate immunity or natural or non-specific immunity, and the second one is your acquired immunity or adaptive immunity. ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। सो अभी हम समझते हैं कि इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, नेचुरल इम्यूनिटी क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या होता है, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि ये एक इस तरह की इम्यूनिटी होती है, ये वो डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर होता है, ये वो शील्ड होती है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे साथ हमारे जन्म से ही होती है। यानी कि जब एक इंसान पैदा होता है तो पैदा होने से ही जो उसके साथ डिफेंस मैकेनिज्म रहता है, यानी कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं उसकी बॉडी के अंदर जो उसकी बॉडी को पैथोजन से बचाती, उस इम्यूनिटी को हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। अच्छा, अब जो इनेट इम्यूनिटी होती है ये एक नेचुरल डिफेंस क्रिएट करती है, एक नेचुरल जो है वो रेजिस्टेंस एक इंसान को देती है ताकि वो बीमारियों से बच सके। अब इनमें क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में, उन्हें डिस्कस करेंगे हम कि क्या क्या चीज़ें जो हमारे बॉडी में बाय बर्थ हमारे साथ होती हैं। जैसे कि हमारा स्लेवरी एंजाइम होता है, स्लेवरी एंजाइम जो स्लाइवा होता है हमारा स्लेवरी एंजाइम, ठीक है। इसमें भी जो हमारा स्लाइवा रहता है ना, इसमें कुछ एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ रहती है। एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ मतलब कि इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये पैथोजन को किल कर सकती हैं। हमारी बॉडी के अंदर कुछ नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। उसके बाद जो हमारी बॉडी होती है, इसकी जो स्किन रहती है, ये भी एक किस्म का डिफेंस होता है जो हमें पैथोजन से बचाता है। एंड द लास्ट वन आर न्यूट्रोफिल्स, दीज आर द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी which produced an initial response against the infection at birth prior to the exposure to the pathogens or antigen। यानी ये जो हमने चीज़ें ऊपर देखी, ये ऐसे कंपोनेंट हैं हमारी बॉडी के कि जो जैसे ही अभी जो हमारी बॉडी जो है वो पैथोजेंस के एक्सपोजर में नहीं आई होती है, इससे पहले ये हमारी बॉडी को उनसे, मतलब पैथोजेंस जो इन्फेक्शंस क्रिएट करते हैं उनसे हमारी बॉडी को बचाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी, ये हमारी बॉडी में काफ़ी लंबे समय तक हमारे साथ रहती है, और काफ़ी लंबे समय तक हमारे साथ रहती है, और काफ़ी लंबे समय तक ये जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं हमारी जो है वो बॉडी के लिए। यानी ये डिफेंस मैकेनिज्म हमारे साथ काफ़ी लंबे समय तक हमारे साथ चलता रहता है। सिंपल सी बात है, स्किन है आपका, ठीक है, एक स्किन जो रहती है ये एक फिज़िकल बैरियर, एक किस्म का फिज़िकल बैरियर होता है हमारी बॉडी का जो हमारे साथ रहता है। उसके अलावा अगर हम स्लेवरी एंजाइम्स की बात करें तो स्लेवरी एंजाइम्स भी हमारे साथ कंटिन्यूअसली रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी के साथ काफ़ी लॉन्ग टर्म जो है में हमारे साथ रहते हैं, तो एक किस्म का एक लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ नेचुरल बैरियर्स भी होते हैं हमारी। आवर बॉडी हैज़ फ्यू नेचुरल बैरियर्स टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन, जो हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन को जानने से रोकते हैं, उनको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। कुछ बैरियर्स होते हैं, कुछ रुकावटें होती हैं, ठीक है। उन बैरियर्स को पढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन कौन किस किस किस्म के बैरियर्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। टाइप्स ऑफ बैरियर,
यूजुअली 3 किस्म के बैरियर, 4 किस्म के बैरियर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। पहला बैरियर जिसे हम फिजिकल बैरियर बोलते हैं, ये जो हमारा फिजिकल बैरियर, फर्स्ट वन इज आर फिजिकल बैरियर। अब ये फिजिकल बैरियर क्या है, इसमें जैसे हमारा स्किन आता है, मैंने पहले आपको बोला था स्किन इज़ अ फिजिकल बैरियर। हमारी जो बॉडी के जो जिस्म के जो बाल होते हैं वो सीलिया करके दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो फिजिकल बैरियर है। हमारी आईलैशेस जो है वो फिजिकल बैरियर है। हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो हमारा वो एक फिजिकल बैरियर है। अच्छा, हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है ये हमारा एक फिजिकल बैरियर है। तो इनको हम एक किस्म का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होती है वो इंडिया के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, यानी कि बॉर्डर स्क्रिमिशेस जब भी होते हैं तो सब फर्स्ट उसमें सबसे पहले जो होता है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में बीएसएफ जो होती है वो फ्रंट पे होती है। सेम उसी तरीके से जब भी हमारी बॉडी के अंदर पैथोजेंस का अटैक होता है तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे नेचुरल बैरियर्स होते हैं, फिजिकल बैरियर्स होते हैं जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी बॉडी का कहा जाता है, जो हमारी बॉडी को जो है पहले ही यानी इन्फेक्शन से पहले ही जो है हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं, पैथोजन से बचाते हैं। देखिए जो स्किन है, जैसे मैंने पहले कहा था, ये सबसे बड़ा ऑर्गन भी है हमारी बॉडी का। तो स्किन क्या काम करता है कि स्किन एक प्रोटेक्टिव कवरिंग हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है, जिससे एक पैथोजन जो है वो आसानी से हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा सकता। उसके अलावा हमारे बॉडी हेयर्स भी ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए डिफरेंट फंक्शंस हमारी बॉडी हेयर्स के भी हो जाते हैं। अगर हम अपने सर के बाल की बात करें, हमारी बियर्ड की बात करें, मॉस्टैचेस की बात करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा जो हमारी बॉडी पे हेयर्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पैथोजेंस को हमारी बॉडी के कंटेक्ट से में ना आने से रोकने का, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा सीलिया और फ्लैजिला करके जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और वो सीलियाज भी क्या करते हैं, वो सीलियाज भी एक किस्म का डिफेंस होता है, फिजिकल बैरियर होता है, जो पैथोजेंस को हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी के नज़दीक उसके कांटेक्ट में आने से रोकता है। नाउ आई लैशेस की अगर बात करें तो आई लैशेस जो होती हैं ये तो हमारी इनका ड्यूअल काम है कि अगर हमारी आई लैशेस ना होती, थोड़ा इमेजिन करिए, सोचिए कि अगर आई लैशेस ना होती तो इंसान कैसा दिखता। खूबसूरती के लिए तो इंसान को खूबसूरत बनाने के लिए इसका खूबसूरत जो इंसान दिखता है तो आई लैशेस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बट उसके साथ साथ अगर आप देखें कि आई लैशेस का बहुत बड़ा रोल है कि जब भी कोई चीज़ हमारी आँख की तरफ आती है, यानी कोई भी चीज़ हमारी आँख में जाने की कोशिश करती है, तो हमारी आई लैशेस का बहुत बड़ा रोल रहता है उससे रोकने में, उस चीज़ से हमें बचाने में। देन यूर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है, जैसे अगर हम नॉस्ट्रिल्स की बात करें, जब हम सांस लेते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि फ़िल्टर लगा हुआ है और हवा जो है वो सीधे फ़िल्टर होकर हमारे नथनों से गुजरते हुए हमारे लंग्स तक पहुंचती है। नॉट। देखो क्या होता है कि अगर आप अपने नॉस्ट्रिल्स के अंदर देखते हैं तो हमारे नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो होते हैं हेयर्स होते हैं जो एक फ़िल्टर का काम करते हैं। तो जो भी पैथोजन, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हवा के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करता है, वो इन हमारे जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, हमारे जो नाक के अंदर के बाल जो होते हैं उनमें रुक जाता है, और जिससे हमारी बॉडी जो है वो इन्फेक्शन से बच जाती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो हमारा पेट है, जो हमारे इंटेस्टाइन हैं, जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले जो मुंह से निकलने वाला सलाइवा है, उसके अंदर मैंने पहले ही बोला था आपको कि उसके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। सो एंटीबॉडीज़, व्हाट आर एंटीबॉडीज़? एंटीबॉडीज़ आर एक्चुअली द केमिकल्स विच sometimes biochemicals कहा जा सकता है। These are the biochemicals which kills the microorganism or which inhibit the growth of microorganism, which inhibit the growth of pathogens, disease causing microbes. So वहाँ पे भी जैसे कि हमारा स्लाइवा हो गया है ना, इसमें भी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि ये भी हमारी बॉडी को बचाता है पैथोजन से। देन उसके बाद जो हमारा पेट रहता है
जो स्टोमिक रहता है हमारा स्टोमिक, हमारे स्टोमिक के अंदर हमारा स्टोमिक की जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिड सिक्रेट करती है। बहुत सारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रेट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके अंदर एबिलिटी रहती है कि अगर कोई भी पैथोजन, कोई भी माइक्रोब, कोई भी ऐसी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर हमारे खाने से हमारी बॉडी के अंदर चली जाए या किसी दूसरे तरीके से हमारे जो है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चली जाए, तो उनके अंदर क्षमता रहती है कि वो उसको किल कर देते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। सो लाइक लुक एट द नेचर, देखो किस किस तरीके से, अगर हम देखें कि किस किस तरीके से हमारी बॉडी का एक एक हिस्सा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो दीज आर द फिजिकल बैरियर्स। स्किन के बारे में जैसे मैंने बोला कि स्किन डज मोर देन प्रोवाइडिंग अस विद फेयर और डार्क कम्प्लेक्शन। हमें लगता है कि स्किन सिर्फ कलर देने के लिए है। यूजुअली हम देखते हैं कि कोई गोरा है, किसी की स्किन गोरी है, किसी की काली है, किसी की कैसी है, किसी की कैसी है, लेकिन स्किन का वो सही काम नहीं है। जो स्किन का सही काम है, ये एक फिजिकल बैरियर हमें एक्ट करता है, ठीक है। तो काम जो करती है स्किन, वो चाहे गोरी हो या फिर काली हो, जैसी भी हो, उसका एक काम रहता है, वो है एज अ फिजिकल बैरियर टू द एंट्री ऑफ द पैथोजन। जो हमारे नथनों के अंदर, जैसे मैंने बोला था, जो म्यूकस कोटिंग रहती है हमारे नथनों के अंदर, जो उसके अंदर बाल रहते हैं, वो यहीं पे ट्रैप कर लेते हैं एक पैथोजन को बिफोर इट गेट्स इनसाइड, बिफोर इट एंटर्स इनसाइड आवर बॉडी एंड स्टार्ट सेपरेटिंग इन्फेक्शंस और स्टार्ट डिवाइडिंग। इससे पहले क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है, हमारे जो हमारे नाक के बाल हैं या जो ये फिजिकल बैरियर्स हैं, ये इन्हें रोक लेते हैं। सो आई होप फिजिकल बैरियर्स के बारे में आपको समझ आ चुकी होगी। सो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। जो 4 टाइप्स ऑफ जो बैरियर्स हैं, इनमें पहला बैरियर जो है वो फिजिकल बैरियर है। इससे आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ द नेक्स्ट वन आर फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, आई होप इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जैसे मैंने बोला था आपको कि पहले ही बोला मैंने आपको, जो हमारी स्टोमिक होती है, स्टोमिक जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl जो जूस सिक्रेट करती है ना, जो फूड को ब्रेक डाउन करता है, फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है ना। तो ये एक स्ट्रांगली एसिडिक एनवायरनमेंट हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्टोमिक के अंदर एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो जो जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं हमारे खाने के साथ, वो तो पहले ही निपटा दिए जाते हैं, उन्हें किल कर दिया जाता है बिफोर कि फर्दर प्रोसेसिंग हो, कुछ और प्रॉब्लम हो, है ना। स्लाइवा हमारे माउथ के अंदर, जो हमारे आंसू हैं, उनके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक। अच्छा, एंटीबायोटिक दैट डज नॉट, अब ये एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी जैसे मैंने पहले बोला कि इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस, है ना। और न सिर्फ इनहिबिट करता है बल्कि इसके अंदर प्रॉपर्टी रहती है कि उसको एक्सपेल भी करता है, ठीक है, आउट एक्सपेल करता है, ठीक। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन डिटेल। चलते हैं आगे सेलुलर बैरियर्स पे कि व्हाट आर द सेलुलर बैरियर्स, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सेलुलर बैरियर्स क्या होते हैं? देखो, अब हमारी बॉडी के अंदर इन स्पाइट ऑफ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सर्टन पैथोजेंस, कुछ पैथोजेंस एंटर कर जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, चले जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक। अब जब वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर द सेल इन्वॉल्व इन द बैरियर, जिस तरह से एक कंट्री के अंदर ना, जिस तरह एक मुल्क के अंदर जिस तरह से उसकी फ़ौज, उसके सोल्जर्स जो होते हैं ना, पूरी कंट्री में गश्त लगा रहे होते हैं ना, इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, WBCs, वाइट ब्लड कार्पेसल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये डिफरेंट किस्म के जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये एक सोल्जर का काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ल्यूकोसाइट्स, WBCs, ये सेम ही नाम हो गया इनका, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, है ना। यूजुअली हमारे खून में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ऑल दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड एंड टिश्यूज़, ठीक है ना। जैसे WBCs, वाइट ब्लड कार्पेसल्स, हमारे खून के अंदर पाए जाते हैं, ठीक। तो ये एक सोल्जर की तरह काम करते हैं, एक सोल्जर की तरह काम करते हैं। और जब भी कोई ऐसा पैथोजन मैनेज करता है कि बॉडी के किसी पार्ट से, वो हमारी बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर ये जो बाल होते हैं ना, बाल, इनमें जो छोटे छोटे सुराख होते हैं ना, जहाँ से पसीना आता है, उनको हम मसाम कहते हैं, मसाम, इफ़ आई एम राइट इन उर्दू। वहाँ से भी जो है वो पैथोजेंस जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है।
तो हमारे टिश्यूज़ के अंदर, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ये जो फौज है सेल्स की, आपको ना ये सभी सेल्स के नाम याद रखने होंगे, ठीक है। हम इनके बारे में आगे डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए आपको इनके नाम से याद रखने हैं। ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, बेसियोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, इन सब के नाम आपको याद रखने हैं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारे टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और ये किल कर देते हैं उन पैथोजेंस को। चलते हैं आगे, साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर क्या होता है, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। द सेल्स इन आवर बॉडी आर स्मार्टर देन वी गिव देम क्रेडिट फॉर। For instance, in case a cell in our body experienced a virus invasion, it automatically secretes protein called interferons, which forms a coating around the infected cell and prevent the cell around it from further infection. Cells involved in innate immunity. देखो कितना बड़ा तोहफा हमें कुदरत की तरफ से मिल रहा है। अल्लाह भगवान, जिसको आप जानते, जिस तरह से आप, मतलब जिस नाम से आप पुकारते हो, कि हम अगर हज़ार भी शुक्र, अगर हम तो बिल्कुल शुक्र अदा नहीं कर सकते ना हमारे बनाने वाले का, हमारे क्रिएटर का, बिल्कुल शुक्र अदा नहीं कर सकते। एक तो हमें बॉडी दी, और बॉडी के अंदर हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं कि इंसान अगर पढ़े सोचे इंसान, तो इंसान ये समझता है कि यार ये तो किसी बनाने वाले का ही करिश्मा हो सकता है, कि एक सेल जो इन्फेक्ट हो गया हो ऑलरेडी, एक सेल जो इन्फेक्ट हो गया हो ऑलरेडी, उसके इर्द गिर्द के सेल्स वो क्या काम करते हैं कि ऑटोमेटिकली एक प्रोटीन सिक्रीट करते हैं जिसको इंटरफेरोन बोलते हैं। प्रोटीन का नाम याद रखिएगा, इसको हम इंटरफेरोन्स बोलते हैं प्रोटीन को। ये प्रोटीन जो है, इसकी कोटिंग इन्फेक्टेड सेल के बाहर से जो है वो कर दी जाती है। तो सिक्रीट करने के बाद वो जो है उसको बाहर से उसको कोट कर दिया जाता है, ताकि जो सेल ऑलरेडी इन्फेक्ट हुआ हो वो अपने आसपास के अगल बगल के सेल्स को और ज़्यादा इन्फेक्ट ना करे, ताकि जो इन्फेक्शन है ये प्रिवेंट हो सके, बच सके। सो कितनी बड़ी नियामत है ये चीज़, कि खुद से ये चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर हो रही। यानी अगर इंसान है, इंसान को खुद तो अपनी बॉडी पे कोई इख्तियार ही नहीं है, बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं है। हम बोल ही नहीं सकते कि हम बोलते हैं क्या सेल को कि आप ऐसे करो, या किसी ऑर्गन को कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। खुद ब खुद सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इतने एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, एक सेलुलर लेवल तक ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, अब जो सेल्स इनेट इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उन सेल्स को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहला सेल है हमारा जो फेगोसाइट्स। पहला सेल फेगोसाइट्स। क्या होते हैं फेगोसाइट्स? दीज सर्कुलेट थ्रू द बॉडी एंड लुक्ड फॉर एनी फॉरेन सब्सटेंसेस। जैसे मैंने पहले बोला था कि जिस तरह एक फ़ौजी जो होता है, एक सोल्जर जो होता है ना, अपनी कंट्री, अपनी टेरिटरी के अंदर गश्त करता है, और जब भी किसी फॉरेनर को देखता है, एनिमी को देखता है, तो उसे किल कर देता है। सेम इसी तरीके से फेगोसाइट्स होते हैं, ये पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं, और जब भी इन्हें कोई फॉरेन सब्सटेंस मिलता है तो उसको निगल जाते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और निगलते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और फिर इस तरीके से वो हमारी बॉडी को पैथोजन से बचाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट रहता है हमारा जो हमको मैक्रोफेज बोलते हैं, मैक्रोफेज। अच्छा, ये क्या होते हैं मैक्रोफेज? मैक्रोफेज आर एक्चुअली, these have the ability to move across the walls of circulatory system. They release certain signals as a cytokines to recruit other cells at the site of infection. यानी कि एबिलिटी रखते हैं ये कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारा, जो हमारे वेन्स और आर्टरीज रहती हैं ना, ये इनकी वॉल्स को क्रॉस करके हमारे टिश्यूज़ तक जाता है, और वहाँ पे क्या एक सिग्नल देता है, जहाँ पर इन्फेक्शन हो वहाँ के सेल्स को इन्फेक्शन देता है, उनको एक सिग्नल देता है, जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं
उनके आसपास के सेल्स को एक सिग्नल देता है, यानी उन्हें रिक्रूट कर देता है, यानी उन्हें भी उनकी भर्ती कर देता है। जिस तरह एक सोल्जर की भर्ती होती है उसी तरीके से उनकी भर्ती करता है। ठीक है। और फिर क्या होता है कि वो सेल्स जो होते हैं वो उस पार्टिकुलर काइंड ऑफ पैथोजेंस के अगेंस्ट जो है वो लड़ते हैं और उसे ख़त्म करते हैं। ये होता है काम हमारा मैक्रोफेजेस का। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल इज योर मास्ट सेल। अब मास्ट सेल्स क्या होता है? जब कभी हमारे बॉडी के किसी पार्ट में ज़ख़म लग जाता है, जब भी कभी हमारे बॉडी के किसी हिस्से में ज़ख़म लग जाता है, कट लग जाता है, ठीक है, तो क्या होता है यूजुअली कि आप देखते हो गर्म इलाके के अंदर अगर आप रहते हो तो काफ़ी जल्दी ना उसमें सेप्टिक होने के चांसेस रहते हैं, सेप्टिक होने के चांसेस रहते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये वो सेल हैं जहाँ पे जो हीलिंग, जो वॉन्ड हील कर रहा होता है उसको इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो यानी जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, हम जो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑइंटमेंट्स लगाते हैं, उसके अलावा भी हमारी बॉडी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें करती है। यानी कुछ ऐसे हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज़्म है जो हमारे उन वॉन्ड्स को जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिफेंड करता है अगेंस्ट पैथोजेंस। फोर्थ वन इज योर न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? दीज कंटेन ग्रेन्यूल्स दैट आर टॉक्सिक इन नेचर एंड किल एनी पैथोजन दैट कम्स इन द कॉन्टैक्ट। यानी कि आप समझ चुके होंगे यहाँ पे कि सेल्स के अंदर ही क्या है, ग्रेन्यूल्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं जिनमें टॉक्सिक भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है, और जब कोई भी पैथोजन के कांटेक्ट में आता है तो मर जाता है। अच्छा, फिफ्थ वन इज योर यूसिनोफिल्स। दीज कंटेन हाईली टॉक्सिक प्रोटीन्स दैट किल्स एनी बैक्टीरिया और पैरासाइट इन द कंटेक्ट। बेसोफिल्स, दीज अटैक्ड मल्टी सेलुलर पैरासाइट्स, यानी कि ये बहुत तकड़े होते हैं, मल्टी सेलुलर पैरासाइट्स, ठीक है ना। मल्टी सेलुलर पैरासाइट्स ये भी मास्ट सेल की तरफ ही जो है वो हिस्टामाइन जो है, हिस्टामाइन प्रोटीन जो है वो प्रोटीन है, ये जो है रिलीज़ करते हैं। तो ये बड़े से बड़े पैरासाइट्स को भी किल कर सकते हैं, मल्टी सेलुलर पैरासाइट्स को भी किल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल, दी स्टॉप द सेपरेट ऑफ इन्फेक्शन बाय डिस्ट्रॉइंग द इन्फेक्टेड होस्ट सेल। यानी कि जिन जिन सेल्स के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ है, उन्हीं सेल्स को ख़त्म कर दो। यानी कि गरीबी को ख़त्म करना है तो गरीब को ख़त्म कर दो। ये ऐसा नहीं है, मैं ऐसे ही मजाक में बोल रहा हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज। तो सिंपली ऐसे बोला जाता है। तो ऐसा है कि अगर इन्फेक्शन को ख़त्म करना है तो जो सेल ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उनको ही ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। तो ये काम रहता है नेचुरल किलर सेल्स का। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जितने भी सेल्स मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं, आपको सब का जो है काम, आप क्या का इनका जो है रोल है उसको देखना है। हो सकता है इन्हीं सेल्स में से किसी एक का फंक्शन पूछा जाए, किसी एक का पूछा जाए कि इसका क्या काम रहता है, ठीक। अच्छा, एक और सेल है जिसको हम बोलते हैं डेंड्रिटिक सेल। अब ये सेल्स क्या है? दीज लोकेटेड इन द टिश्यू दैट आर द पॉइंट ऑफ इनिशियल इन्फेक्शन। These cells sense the infection and sends the message to rest of the immune system by the antigen presentation. यानी कि अब बॉडी के किसी एक पार्ट में सेप्टिक हो गया, इन्फेक्शन हो गया है ना, ये वहाँ पे, ये सेल्स वहाँ पे पाए जाते हैं और ये एक किस्म का जो है वो मैसेज देते हैं बॉडी के डिफरेंट आर्गन्स को, बॉडी के दूसरे हिस्सों को, दूसरे टिश्यूज़ को इन्फेक्शन के बारे में, और ताकि वो रेडी रह सकें, आने वाले खतरे से वो रेडी रह सकें। एंटीजन प्रेजेंटेशन, यानी वो एंटीजन्स, एंटीबॉडीज़, एंटीजन्स जो है वो प्रोड्यूस करें ताकि वो उस इन्फेक्शन से बच सकें। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिस्कस करते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक। इनेट इम्यूनिटी के बारे में हमने देखा कि जो बचपन से हमारे साथ होती है इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल बैरियर, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट kind of fluid which our body secretes like saliva and the gastric juices which are present in our alimentary canal, stomach and intestine। ये सारी चीज़ें हमने। अब हम पढ़ते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। देखो, जिस तरह
जैसे कि इनेट इम्यूनिटी क्या होता है कि जो बचपन से हमारे साथ होती है, जो डिफेंस मैकेनिज्म, एक शील्ड बचपन से हमारे साथ होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हम जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदर वो आना शुरू हो जाती है। या फिर ऐसा समझ लो कि जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हमारी बॉडी जो है वो ग्रो करती है, वैसे वैसे हम एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट पैथोजेंस के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। तो जैसे जैसे हम डिफरेंट पैथोजेंस के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, तो उन्हीं पैथोजेंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है, इम्यूनिटी डेवलप करना शुरू कर देती है। उस इम्यूनिटी को हम बोलते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी बॉडी जो है वो करती है। अच्छा, the ability of the immune system to adapt itself to the disease and generate pathogens, to generate pathogen specific immunity, it termed as acquired immunity. It is also known as adaptive immunity. जैसे मैंने आपको बोला कि जब भी हमारी बॉडी किसी पैथोजन के अटैक में आ जाती है, ठीक है, जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी को अटैक करता है, तो हमारी बॉडी उसी पैथोजेंस के अगेंस्ट स्पेसिफिक काइंड ऑफ इम्यूनिटी डेवलप करती है, स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंटीबॉडीज जो है वो बनाती है, और वो उस ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं, उस पैथोजन को किल कर देते हैं। तो वो जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी रहती है वो काफ़ी लंबे समय तक हमारी जो है, जिस तरह से हमारी बॉडी ग्रो करती है वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदर वो इम्यूनिटी आती है। अच्छा, इसके अलावा जो हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम वैक्सीनेशन से भी लेते हैं, अच्छा, the main function of acquired immunity is to relieve the victims of infectious disease and also prevent attack in the future. It mainly consists of an advanced lymphatic defense system which functions by recognizing our body cells and not reacting to them. The immune system of our body identifies the pathogens which have encountered in the past. It mainly caused when a person comes in contact with the pathogen or its antigen. Our body starts producing antibodies to engulf the pathogen. सिंपल सी बात, मैंने पहले ही आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि जब भी हमारी बॉडी किसी कंटेक्ट में आ जाती है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो है वो इम्यूनिटी डेवलप करती है। वही चीज़ मैंने आपको बताई है, वही चीज़ इस पर लिखिए। अच्छा, अब कुछ फीचर्स रहते होते हैं हमारी बॉडी के, हाँ, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसके कुछ फीचर्स रहते हैं। सो व्हाट आर द फीचर्स, इन फीचर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, फीचर्स, पहला है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है, आवर बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस। हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस को पहचानती है कि भाई कोविड का वायरस कौन है, मीजल्स का कौन है, मलेरिया का कौन है, वो डिफरेंट पैथोजन कौन है, वो पहचानने की क्षमता है हमारी बॉडी, क्या ये हार्मफुल है या नहीं, और उसी तरीके से उसी वे से उसको डिस्ट्रॉय करने का जो है वो उसके अंदर वो उसी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोविड का इन्फेक्शन है तो हमारी बॉडी कोरोना वायरस के अगेंस्ट ही जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू करेगा, वैसे ही इम्यूनिटी डेवलप करना शुरू करेगा। वैसे अगर कोई दूसरा पैथोजन, कोई दूसरा माइक्रोब, कोई दूसरा जर्म जो है वो इन्फेक्ट करता है तो उसी के स्पेसिफिक जो एंटीबॉडी हो गया उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। डाइवर्सिटी, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला आवर बॉडी कैन डिटेक्ट vast varieties of pathogens ranging from protozoa to viruses. No need to explain again, it I have already explained. Differentiate between self and non-self. अच्छा, हमारी बॉडी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये डिफ्रेंशिएट, इसमें एबिलिटी है कि ये डिफ्रेंशिएट कर सकता है, ठीक है ना। देखो कि बॉडी के अंदर एक क्षमता रहती है कि वो पहचान लेता है कि कौन सी चीज़, कौन सा सेल मेरी बॉडी का अपना है और कौन सा सेल जो है वो बाहर से आया हुआ है। ये डिफरेंशिएट करने का इसमें एबिलिटी। नाउ नेक्स्ट वन इज मेमोरी। ये मैंने पहले भी आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि एक बार जब हमारी बॉडी किसी भी पैथोजन के कांटेक्ट में आ जाती है, एक्सपोज हो जाती है, तो नेक्स्ट टाइम वापस से जब वो पैथोजन हमारी बॉडी को अफेक्ट करेगा, हमारी बॉडी एनकाउंटर करेगा, तो हमारी बॉडी को याद रहेगा कि ये पैथोजन पहले इसने मुझे इन्फेक्ट किया हुआ है। तो जब उसने पहले उसको इन्फेक्ट किया तभी ना उसके अगेंस्ट सामान तैयार होगा। अब जब आएगा तो अब उसको ज़्यादा देर टिकने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो मेमोरी जो रहती है हमारी बॉडी, ठीक। सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। चलती है नेक्स्ट, देखते हैं
कि हमारे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसमें कौन कौन से सेल जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, अच्छा, जैसे हमारे बी सेल्स रहते हैं, टी सेल्स रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बोन मैरो रहता है हमारा, ठीक है। इसके अलावा बी सेल्स, जैसे मैंने आपको बोला बी सेल्स। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। इसमें है पहली टाइप, इसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी? इस चीज़ को समझते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या है। एक्टिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू अ फॉरेन एजेंट एंटीजन विद इन द बॉडी। In case of acquired or adaptive immune system, the body remembers the pathogen it has encountered in the past. Already मैंने चीज़ आपको बताई है. This is a direct result of active immune system. Active immunity occurs when we are in contact with the pathogen or antigen. Antigen stands for antibody generator. It will help. It is with the help of antigen released by the pathogen our body tackles the pathogen. So what our body does, it starts producing antibodies to attack the pathogen based on its antigen. When this happens for the first time, it is called as primary response. Once a body experiences pathogen for the first time, it keeps a few antibodies that attacks the pathogen just in case it attacks for the second time, known as natural active immunity. ये चीज़ मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में सारी ही चीज़ें आपको बता दी है कि एक बार अगर हमारी बॉडी किसी भी पैथोजन के कांटेक्ट में आ जाती है तो हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, उसके एंटीजन के अकॉर्डिंग एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, तो वो एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में रहती हैं। नेक्स्ट फिर अगर कभी कोई वापस से पैथोजन अटैक करेगा तो वो एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में रहेगी होंगी, ठीक। सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं पैसिव इम्यूनिटी के बारे में कि पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। अच्छा, पैसिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स द इम्यून रिस्पॉन्स बाय द एंटीबॉडीज अटेन्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। The primary response by the body to the pathogen is its encounter for the first time is rather feeble. So the first encounter is always little harsh on the body. What if you could immunize? देखो सिंपल मैं आपको चीज़ समझाऊंगा ये। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल what is written. मैं आपको बता दूं कि ऐसा होता है कि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जब पहली बार हमारी बॉडी में कोई पैथोजन जो है वो इन्फेक्ट करता है हमारी बॉडी को, तो क्या होता है यूजुअली उस वक्त पहली बार जब बॉडी एक्सपोज होती है किसी माइक्रोब, तो बहुत ज़्यादा वो कठिन होता है, इंसान काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है उस केस में, क्योंकि उस वक्त उसकी बॉडी में उस पार्टिकुलर काइंड ऑफ बीमारी से लड़ने की शक्ति नहीं होती है, वो पैथोजेंस नहीं, वो एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं। लेकिन दूसरी बार अगर वही पैथोजन अटैक करता है तो उतना ज़्यादा वो नहीं होता, बिकॉज ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं एंटीबॉडीज़, तो वो उस जर्म को, उस पैथोजन को ज़्यादा बढ़ने नहीं देते। लेकिन क्या ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है कि पहली बार में ही पैथोजन जो है वो हमारी बॉडी पे अटैक न कर सके? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि अगर हम स्टार्टिंग में ही वैक्सीनेशन करवा दें किसी भी बीमारी के अगेंस्ट, अगर हम स्टार्टिंग में ही वैक्सीनेशन करवा दें, फॉर एग्जांपल कि जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन आर बच्चों को जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो 12 घंटे के अंदर ही बच्चे को दिया जाता है, 12 और 24 आवर्स के अंदर अंदर बच्चे को जो है वो दिया जाता है, उसका फर्स्ट डोज दिया जाता है। तो क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए अगर पहले ही उस पैथोजन के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करवाई जाए, वो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर डाल दी जाए, तो अब उस पैथोजन के लिए इजी नहीं रहेगा हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करना। सो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें जो है वो समझ आई होंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे बतानी होंगी
वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। बट आई होप इतना जो है JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र का जो सिलेबस है उसके लिए बहुत एनफ है। इसमें से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आप इतना करते हो तो इसमें से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक, जो वैक्सीनेशन वाला जो मैंने टॉपिक करवाया है उसमें और उसका और ये मिला के आपका ये टॉपिक एनफ हो जाता है, इसमें से ही आपका क्वेश्चन आएगा। सो आई होप आज का जो भी हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ आया। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।